Hello and welcome to Serious Economics. In this video, we are going to cover types of events, okay, which is part of our probability theory. So let's begin the class. In the previous video, we have already discussed what is probability, types of probability, where classical, relative, axiomatic, these probability are discussed in that video. Classical given by Laplace in 1812, relative frequency von Mises 1919 एंड एक्सोमेटिक कॉल्मोग्राफ द्वारा 1933 में दिया गया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट का मतलब होता है किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम या रिजल्ट। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसका जो आउटकम या रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, मतलब हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, या हेड एंड टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो भी आएगा, अगर हेड आ गया तो हेड क्या हो गया, हमारा इवेंट हो गया। ठीक है, आउटकम हुआ या रिजल्ट, उसे कहते हैं इवेंट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप कौन कौन से इवेंट के हैं। तो पहला तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो देयर आर 4 टाइप्स हियर, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि दो इवेंट्स एक ही समय पर साथ में नहीं हो सकते हैं। याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मतलब टू इवेंट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ए और बी एक साथ पॉसिबल नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। ठीक है, एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड आना क्या हो गया, हमारा इवेंट 1 ए हो गया। हेड आना मान लो हमारा इवेंट ए हो गया। ठीक है, और टेल आना मान लेते हैं कि हमारा इवेंट बी हो गया। ठीक है, तो एक टॉस में हेड और टेल दोनों साथ तो नहीं आ सकता ना, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसीलिए क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ठीक है, जहां पे कोई भी चीज एक समय पे, मतलब दो चीज एक समय पे एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, दो इवेंट एक ही समय पर साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसका फॉर्मूला जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होता है कि P, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शो करते हैं। यही दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ए और बी दोनों की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाता है कि टुगेदर होना इम्पॉसिबल है। ठीक, एग्जॉस्टिव की बात करें, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जब इवेंट्स मिलकर सैंपल स्पेस के सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि इवेंट्स जो है सैंपल स्पेस में ही होंगे। ठीक है, तो इवेंट्स जो है, मान लो कि 5 रेड बॉल्स हैं, तो R1, R2, R3, R4, ठीक है, R4, ठीक है, 5 रेड बॉल हमने R5 भी ले लेते हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो जब इवेंट मिलकर सैंपल स्पेस के सारे पॉसिबल आउटकम को कवर कर ले तो क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। चलो, यहाँ तो मैंने 5 रेड बॉल ज्यादा बड़ा ले लिया। हेड टेल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो सैंपल स्पेस तुम्हारा किसी कॉइन को उछालने पे क्या सैंपल स्पेस बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका इवेंट होगा। तो हेड और टेल मिलकर सभी आउटकम्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। ठीक, इक्वल टू एस, ए यूनियन बी इक्वल टू एस। ठीक है, मतलब एग्जॉस्टिव जो होता है वो कंप्लीट कवरेज देता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, मतलब अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूँ, तो एक टॉस में अगर हेड आया है तो उससे दूसरी बार मैं टॉस करूंगी, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा ना, तो उसका रिजल्ट तो नहीं चेंज होगा ना। जरूरी नहीं है कि इस बार मेरा हेड आया तो नेक्स्ट टाइम हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, एक बार होने वाली चीज दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के फॉर्मूले से कि P प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A
मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यही हमने कॉल्मोग्राफी का वो भी पढ़ा था, एग्जाम भी तीसरा, ठीक, उसमें भी। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि किसी इवेंट ए, मतलब कोई इवेंट ए है, ठीक है, या मान लो कोई इवेंट सी ही है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट सी डैश, या कोई इवेंट ए है एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ठीक है, तो किसी इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश उस इवेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, जो ए है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो ए डैश है अपोजिट होगा, ए से अपोजिट होगा ए डैश, ठीक है। इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे रेन होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं 0.3 है, देन ना होने की क्या है 0.7, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा 1 माइनस 0.3 से कर देंगे तो 0.7, ये आ जाएगा हमारे ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होने में से माइनस कर देते हैं हम 1 में से हम प्रोबेबिलिटी जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का यही इसीलिए बोलते हैं कि इवेंट ए का अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ए क्या है, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो ए है वो बता रहा है किसी चीज के होने का, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बताएगा, नहीं होने का, ठीक है। तो देखो P मतलब प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट का इसका जो होगा इवेंट में से 1 माइनस करना, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है कॉम्प्लीमेंट्री का होता है प्रोबेबिलिटी का, कि P जो है ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस इवेंट ए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं की थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो की थ्योरम क्या है प्रोबेबिलिटी के, तो पहला है एडिशन थ्योरम, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड थर्ड जो है हमारा क्या है, बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे की थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी के। तो पहला जो है एडिशन थ्योरम, जब हम ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ठीक है। एडिशन थ्योरम कब यूज होता है, जब हमें ए एंड बी फॉर एनी टू इवेंट, जब हमें ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तब हम यूज करते हैं एडिशन थ्योरम फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। तो देखो पी ए और बी जो फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से शो करते हैं कि इक्वल पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की, ठीक है। तो इफ ए एंड बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इस तरह से शो करेंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ऐसे इवेंट जो दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, हेड और टेल वाला अगर स्टोरी देख ले, या फिर डाइस की स्टोरी देखे कि अगर एक बार हम 6 और 5 एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ए यूनियन बी का इक्वल किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी का। पर अगर दो इवेंट है इस तरह नॉर्मल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ए और बी लिखो इसे, या यूनियन बोलो, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, इस तरह तो करेंगे ही जैसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कर रहे हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या ए एंड बी कह लो, मतलब इसको और बोल लो यूनियन को। ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी को माइनस करना पड़ रहा है ए एंड बी, ठीक है, कॉमन वाले एरिया को माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ए और बी का जो कॉमन पार्ट होता है उसे काउंट हम 2 बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन पार्ट जो है वो 2 बार काउंट हो जाएगा, इसी वजह से ए जो कॉमन पार्ट है, अगर ए है और बी है, सॉरी ये है और ये बी है, तो ये जो है 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, तो इंडिविजुअली ए और बी का निकल आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि अगर दे रहा है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.6 है, बी जो है प्रोबेबिलिटी वो 0.5 है, तो बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी, सॉरी, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का 0.2 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी के लिए। तो बस सिंपली जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी ए का प्लस करो, प्रोबेबिलिटी बी का प्लस करो, और माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 0.9, ठीक है।
स्पेशल केस हमने देख लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। इसमें जो है ए जो है इंटरसेक्शन बी जो है उसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका यूज नहीं है इसमें, बस प्रोबेबिलिटी ए एंड और बी की क्या हो जाती है इसमें, ए प्लस बी, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में याद रखना इंटरसेक्शन वाले पार्ट का, कॉमन पार्ट का काम नहीं होता है, पर जो नॉर्मली अगर विदाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछे उसमें हमारे कॉमन पार्ट का काम होता है, उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ओवरऑल हमने क्या समझा अब तक कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें थ्योरम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो कहाँ यूज होता है और एडिशन थ्योरम वो कहाँ यूज होता है, इसे एक माइन्यूट डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। तो देखो एडिशन थ्योरम जब हम ए या बी, यहाँ एंड लिखा है, ए या बी मतलब ए या ए और बी, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तब हम एडिशन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम और को ऐड करते हैं तो कॉमन पार्ट जो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये जो है 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है, ए और बी के केस में। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, जब हम ए और बी मतलब ए एंड बी, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ए एंड बी, ठीक है, दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वहां क्या यूज करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो इसमें केस होता है, तो केस पहला जो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का होता है और दूसरा जो होता है डिपेंडेंट इवेंट्स का होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में जो है इस तरह का फॉर्मूला होता है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो है इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो है कॉमन पार्ट शो कर रहा है ना, ए एंड बी दोनों का पार्ट शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या पॉइंट करना था कि एक इवेंट दूसरे को सॉरी इसमें क्या हमें फाइंड करना था मल्टीप्लिकेशन में, जो दोनों साथ में हो, ठीक है, दोनों साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इस वजह से हमने ये वाला सिंबल ही यूज किया, ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ए जो है वो ये वाला एरिया जो है, ये जो है इंटरसेक्शन होगा ए एंड बी का, ये जो हम निकालेंगे उसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर ले लें कि 2 कॉइन टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की दोनों में कितनी होगी, तो हाफ हाफ होगी, तो हाफ हाफ को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4, दोनों को जो दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब ओवरऑल दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, ठीक है। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कभी होते हैं जब एक इवेंट दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर डिपेंडेंट इवेंट क्या यूज करते हैं, तो डिपेंडेंट इवेंट में जब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ए का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, बी बाई ए से, प्रोबेबिलिटी ए का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए से, ठीक है। ओके अब ये डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, एक इवेंट का आउटकम जब दूसरे को अफेक्ट करता है वैसा इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट होता है, ठीक है। यहाँ जो b बाई ए है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। b बाई ए को ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर लें कि मान लो कि 5 क्या है, रेड बॉल्स हैं, ठीक है, एक बैग है, ठीक, एक सूटकेस मान लो बैग है, ठीक है, एक बैग है, वाह रे बैग, चलो मान के चलो बस बैग है, ठीक है, बैग है, इसमें जो है 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के बिना 2 रेड बॉल को हमको निकालनी है, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है किसी से किसी का, और हमें 2 रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट रेड का जो होगा, फर्स्ट रेड जब निकालेंगे तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रेड निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी रेड निकालने की 5/8 होगी, 5 रेड है, टोटल आउटकम 8 है, ठीक है। अच्छा
लेकिन सेकंड रेड जो होगा तब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये तो पहले रेड बॉल का हो गया, तो हमको अगर प्रोबेबिलिटी सेकंड रेड की निकालनी होगी तब क्या करेंगे, तब हमें निकालना होगा, तब हम लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा 5/8 मतलब एक जो है निकल चुका है, ठीक है, तो अब बी में कितना बचेगा 4, और टोटल आउटकम भी हमारे पास कितना बचा, ये तो एक निकल गया, तो अब मेरे बैग में क्या बचा था, अब मेरे बैग में बचा था 4 रेड बॉल, ठीक है, एंड 3 ब्लू बॉल, तो टोटल कितना हुआ मेरा 7 हो गया, एंड 4 रेड बॉल हो गया, तो अब जो सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो ये हो गई, ठीक है, ये जो है सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी B/A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसी को कहते हैं देयरफॉर जब हम P A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, ठीक है, तब क्या होता है 5/8 इंटू 4/7, जो 4/7 क्या है B/A, मतलब B/A मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हम जो निकाल चुके हैं उसको उसके अलावा फिर हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/14, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस थ्योरम को, ठीक है, बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम जो है 1763 में आया था, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि बेस थ्योरम बताता है कि जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है, बेस थ्योरम क्या बताता है कि जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तब हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अपडेटिंग रूल भी कहते हैं, अपडेट प्रोबेबिलिटी व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन अराइव्स, ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का वो क्या है, प्रोबेबिलिटी A/B, ठीक है, कंडीशनल की तरह A एंड B लगा के फिर क्या करेंगे B/A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है प्रायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब पुरानी जो बिलीफ, मतलब पुराने, हमने क्या बोला बेस थ्योरम को हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, तब हम जो है प्रोबेबिलिटी अपनी अपडेट कैसे करते हैं वो बेस थ्योरम के थ्रू करते हैं, ठीक है, कि जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, मान लो इकोनॉमिक्स में ये कोई नया डाटा ऐड हुआ, तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करते हैं, तो बाय बेस थ्योरम, तो ये अपडेटिंग रूल है, तो देखो तो प्रोबेबिलिटी ए जो है इसको तुम मानो कि पुरानी बिलीफ, ठीक है, पुरानी बिलीफ को मान लो, या प्रायर प्रोबेबिलिटी जो पहले की थी वो है, ठीक, प्रोबेबिलिटी B/A क्या है यहाँ पे, तो ये है एविडेंस, एविडेंस है आपके नए प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के लिए, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी A/B है ये जो है, ये जो शो करता है ये हमारा पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अपडेटेड बिलीफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी A/B क्या है अपडेटेड बिलीफ है, ठीक है, तो अपडेटेड बिलीफ को कैसे क्या करते हैं, अपडेटेड बिलीफ में प्रायर बिलीफ, ठीक है, सॉरी अपडेटेड बिलीफ को का क्या फॉर्मूला होता है, प्रायर बिलीफ में मल्टीप्लाई करते हैं एविडेंस को और अपॉन डिवाइड भी करते हैं किसको, एविडेंस को, फॉर एग्जांपल एक लेके देखो बेस थ्योरम का, कि मान लो किसी डिजीज की प्रोबेबिलिटी होने की 1% चांसेस है, ठीक है, अब जो है टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, तो बेस थ्योरम हेल्प करता है जानने में कि टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी एक्चुअल डिजीज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, समझ आ गया बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यूजेस क्या है बेस थ्योरम के, तो बेस थ्योरम का देखो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज है, मशीन लर्निंग में यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज है, फोरकास्टिंग के लिए काम आता है एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, चलो अब एग्जाम में अगर देखा जाए तो पीवाईक्यू में जो है क्या पूछ सकता है कि बेस थ्योरम किस लिए यूज होता है, ठीक है, वो इसके बारे में पूछ सकता है, तो आंसर है बेस थ्योरम किसके लिए यूज होता है, अपडेटिंग प्रोबेबिलिटी के लिए जब न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है, इसे पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ओके, चलो अगर अब ओवरऑल हम रैंडम वेरिएबल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन देखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा जिससे कि जो फॉर्मूला है हमें रट जाए, तो देखो हमने एडिशन फॉर्मूला देखा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला देखा एंड
बेस थ्योरम का फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो देखो एडिशन थ्योरम में क्या था कि जो प्रोबेबिलिटी है ए और बी की, ए और बी लग जाए तो हम क्या यूज करेंगे, यूनियन। ए या तो बी, या लग जाए ए हो या बी हो तो यूनियन का यूज करेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, जिसमें हम माइनस कर दे रहे थे दोनों की होने वाली प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर दे रहे थे, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका एक स्पेशल केस था जिसमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी आता था, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटरसेक्शन को माइनस नहीं करना पड़ता था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने एंड से देखा कि इसमें दोनों के टुगेदर होने की बात पूछता है, तो दोनों के टुगेदर होने की बात पूछता है, तो जस्ट मिनट, हाँ, दोनों के टुगेदर होने की बात पूछता है तो पी ए एंड बी जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड को, इंटरसेक्शन, तो दोनों के टुगेदर होने की जो प्रोबेबिलिटी पूछता है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी से, ठीक है। इंडिपेंडेंट के केस में, डिपेंडेंट के केस में कंडीशन लग जाती है। ए में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंडीशन मल्टीप्लाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बी बाई ए वाली, ठीक। ओके उसके बाद बेस थ्योरम की, बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमने देख ही लिया है कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी बाई ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। चलो, तो और का मतलब समझ आ गया। और जब लिखा हो तो एडिशन थ्योरम यूज करना, ट्रिक यही है। और जब लिखा हो तो क्या यूज करना है, एडिशन थ्योरम। एंड लिखा हो तो क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। एंड न्यू इंफॉर्मेशन अपडेट हो रहा हो तो क्या लगाना है, बेस थ्योरम को, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने पढ़ी है। पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ मैं डिस्कस कर रही थी, ठीक है। ये क्या होती है, तो देखो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो न्यू इन्फॉर्मेशन एविडेंस मिलने के बाद अपडेट होती है। ये बेस थ्योरम का ही पार्ट है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहो तो प्रायर प्रोबेबिलिटी, जो पहले से जो बिलीफ है या प्रोबेबिलिटी थी, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी जो है नई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अपडेटेड जो प्रोबेबिलिटी आती है। जब हम बेस थ्योरम लगाते हैं ना, जैसे मान लो कोई प्रोबेबिलिटी है पुरानी जिसे बिलीव की, तो जब हम बेस थ्योरम अप्लाई करके उसका नया जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, न्यू प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो दैट्स इट।